इतना मत पढ़ो यार। चलो, कहाँ तक हो गया था? क्या होमवर्क था आज? कैसे इतना आगे बैठ गए तुम लोग आके? हैं? हाँ, अच्छा, जगह नहीं मिली लास्ट की? लास्ट की नहीं मिली, आगे मिल गई? अच्छा, लास्ट में नहीं थी। बहुत बुरा जमाना है भाई साहब, है। माँ बाप घर में बोलते हैं सर हमारे बच्चे को फर्स्ट बेंच में बैठा लिए, बच्चा दीवार में गड्ढा खोदता है, पीछे घुस जाऊं कैसे भी करके। नहीं, बहुत बुरी हालत है इस देश की। तुम लोगों ने इतना वो किया है। अच्छा, कल टेस्ट रहेगा और कल का टेस्ट ऑफलाइन है, सब यही देंगे सर, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें ऐसी पता चली है जो आप लोगों को बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी, है ना, कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट में भी चीटिंग कर लेते हो घर में बैठ के, है ना। तो बहुत सारे पेरेंट्स का भी कहना है कि आप लोग कोई सा ऐप यूज़ करके क्वेश्चन स्कैन करके, है ना। तो कल क्लास के टाइम पे टेस्ट होगा यहीं। मतलब कल क्लास होगी, टेस्ट होगा पहले, उसके बाद क्लास होगी, ठीक है। और सबको आना है सुबह टेस्ट देने के लिए भी। 5 से 6 भी होगा, मगर क्लास के लिए तो आना ही पड़ेगा। 9 से 10 तो पढ़ाऊंगा मैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप सुबह ही आ जाए, ठीक है। 8 से 9 टेस्ट और है। हाँ, हर टेस्ट ऑफलाइन ही होगा। एक आध दो टेस्ट के बाद में जो जेई वाला पैटर्न है, उस पैटर्न के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर कुछ व्यवस्था कर ले कि आपका टेस्ट यहीं हो जाए, ऑनलाइन नहीं। फ़ोन वोन आपका नहीं चाहिए हमको। आप लोग के फ़ोन से ज़्यादा घटिया चीज़ दुनिया में कोई है नहीं। आप अपने माँ बाप से पूछो, मम्मी पापा बोल रहे हैं आग लग जाए इस फ़ोन में, साला पहाड़ गिर जाए इसके ऊपर। इतना आप लोगों ने शोषण किया है ऑनलाइन एजुकेशन का, लिटरली आप लोग को उतना नहीं करना चाहिए था जितना आप लोगों ने किया। आप मतलब चीटिंग करने के नए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं। तो माँ बाप अंधे थोड़ी ना, दिखता है उनको भी। तो मेरे पास कई सारे पेरेंट्स का फ़ोन आ गया कि सर ये ऑनलाइन टेस्ट तो आप लो ही मत करके। मैं बोल रहा हूँ जेई मेंस और जेई एडवांस ऑनलाइन होता है सर, मत लो, आप वहीं जाके करेंगे जो करना है, ठीक है। इतना बुरा हालत है, सोचो कितनी गालियाँ दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट यहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन वालों का कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा उसमें, पहले से बता दिया मैं, ठीक है। तो यहीं आएंगे, यहीं टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्लास है, टेस्ट OMR में भरना है, पैसा वाला करेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्या होमवर्क दिया था? इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना था, निकाल लिए क्या? क्या आया? FeC2O4, यही है ना। दिस इज कॉल्ड फेरस ऑक्जेलेट। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत फेमस कंपाउंड है फेरस ऑक्जेलेट, ठीक है। फेरस ऑक्जेलेट, ठीक है। ये फेरस ऑक्जेलेट के दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा होगा Fe+2 फेरस है, और दूसरा होगा ऑक्जेलेट विच इज C2O4-2 फेरस ऑक्जेलेट, ठीक है। अब ये जो फेरस ऑक्जेलेट है ये बनाएगा Fe+3। अब ऑक्सीडाइज होगा, मैं लिखाया था क्या रिएक्शन? रिएक्शन लिखवा के दिया था ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो Fe+2 से Fe+3 जाएगा, और ऑक्जेलेट से मैं आपको उस दिन भी बताया था क्या बनता है, CO2। तो ये CO2 बहुत फेमस कंपाउंड है भैया, फेरस ऑक्जेलेट। अब बताओ यहाँ कितने कार्बन है? 2, यहाँ 1, तो यहाँ 2 लगा दोगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। फेरस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। ऑक्सीलेट में 2x - 8 इक्वल टू -2, 2x बराबर +6 और x बराबर +3। तो यहाँ कार्बन का है +3, ठीक है। यहाँ आ जाओ, Fe+3 का क्या है भाई? +3। और कार्बन डाइऑक्साइड x - 4 बराबर 0, x इज इक्वल टू +4, तो कार्बन का है +4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखो क्या क्या चेंज आ रहा है। Fe+2 से Fe+3 क्या हो रहा है? इंक्रीज बाय 1, बहुत बढ़िया। नाउ ऑक्सिलेट आयन, बोलो भाई, इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2
बराबर कितना 2। तो एक जो फेरस ऑक्सिलेट का मॉलिक्यूल है एक, वो बना रहा है Fe+3 और CO2। इस एक मॉलिक्यूल में Fe भी इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सिलेट भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल कितने का इंक्रीज हो रहा है बोलो? 3 का। एक का Fe में ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल इंक्रीज इन फेरस ऑक्सिलेट, बोलो ऐड कर देंगे दोनों को। टोटल इंक्रीज इन FeC2O4 कितना हो जाएगा? 1 + 2 बराबर कितना आ गया? 3। 3 से इंक्रीज हो रहा है पूरा मॉलिक्यूल। उस पूरे मॉलिक्यूल ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा भैया? 3। कितना होगा? 3। याद रखना, ठीक है। हो जाएगा, समझ में आया कैसे किया? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको नोट कर लो सब लोग पहले। चलो इसको याद रखना, भयंकर फेमस कंपाउंड है फेरस ऑक्सिलेट, ठीक है। कुछ साल पहले तक क्या है, जो क्वेश्चन हम लोग देते थे उसका सॉल्यूशन जनरली एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं मिलता था। आजकल सालों ने हजारों ऐप बना लिए हैं जिसमें सब सॉल्यूशन मिल जाता है। डाउट नट, डाउट झोपड़ी ना, डाउट महल, पता नहीं क्या क्या बना दिए है, नहीं बहुत सारे हो गए। और तुम्हारे जैसे क्या बोलना चाहिए उसको, मक्कार लोगों के लिए जन्नत बन गई है नहीं? क्या चोरी चकारी करना तुम लोगों को वहीं सीख रहे हो सब, है गलत बात है बहुत। मतलब कई बता रहे हैं 2-2 मोबाइल लेके बैठ रहे हैं बच्चे पेपर देने के लिए, है ना। एक में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दूसरे से स्कैन कर रहे हैं। इतना पाप लगेगा जिसकी इंतहा नहीं। चलो हो गया क्या? FeS से बन रहा है Fe+3 और साथ में SO2। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। FeS से Fe+3 और SO2, जल्दी करो। ये इसका भी सब्सक्रिप्शन ले रखा था क्या तूने? 10th में लिया था, फिर कार्टून दिखाए खूब सारे, है ना। बोर्ड ही नहीं हुआ। हाँ एसिडिक ले लो, बेसिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो प्रोडक्ट बता रहा हूँ, बैलेंस करने मत बैठ जाइयो। बैलेंस करना चाह रहा है तो क्या मतलब इतना सिखाने का? क्या हो गया? अरे जा भाई जा। एक दिन मोबाइल भी गिराया था ना तू? कौन गिराया था? अच्छा मोबाइल तू गिराया था, मिला फिर? बहुत बढ़िया हुआ। किसी का आया आंसर? बहुत उम्दा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई? बढ़िया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबका। FeS है ये, तो Fe 2 ही प्रकार का Fe होता है। मिली भैया? बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा दरवाजा खोल देना यार, दरवाजा खोल देना। मूली के पराठे ना खाएं भैया प्लीज, है ना, हमें जीने दें। शाम घर के पराठे खा के आते हैं, बताओ, है ना। पढ़ा लेने दो यार, अभी उम्र कम हो गई मेरी, 2-3-4 दिन। FeS क्या होगा? फेरस सल्फाइड है ये, तो क्या होगा? Fe+2 और S-2 है, सही में, है ना। मास्क मेरे को भी लगा के आना चाहिए था। Fe+2 और S-2 है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या बन रहा है? Fe+3। अच्छा अब ये मत पूछना ये कैसे पता चल, सल्फाइड आयन है, कॉमन आयन है एकदम। ये सब तो मतलब ना, जैसे Cl है तो Cl पे -1 होता है, ये बाय डिफॉल्ट पता है अपने को, है ना। इसको नहीं पूछना कहां से आया। SO2 में क्या हो जाएगा? X -4 बराबर 0, X = +4। अब देखो यहां पर कितना चेंज आया भैया? 1, इंक्रीज बाय 1। और S-2 से ये कितना आया? इंक्रीज बाय 6। बोलो टोटल इंक्रीज बाय 1 + 6 बराबर 7, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeS कितना हो गया? 7। समझ गए?
हो जाएगा। कितने लोग का आया था 7, बहुत बढ़िया। अब एक रिएक्शन में बोल रहा है कि मेरे पास FeNO3 होल ट्वाइस है या मेरे पास FeSO4 है और वो नहीं बता रहा है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे भैया। इन अ रिएक्शन FeSO4 is treated with an oxidizing agent. FeSO4 is treated with an oxidizing agent. Its valency factor will be, ऑप्शन दिया 1 2 3 4, 1 2 3 या 4, 1 2 3 4। अब लगाओ दिमाग, क्या बनेगा? वो नहीं बता रहा क्या बन रहा। सोचो, इतना देर से पढ़ रहे हो। In a reaction, FeSO4 is treated with an oxidizing agent. Its valency factor will be, कोई आइडिया बना कुछ? कोशिश करो। हाँ, अरे एसिडिक है, मीडियम लो ना, क्या तकलीफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उससे 2 आ रहा है, कैसे आ रहा है? कॉपी उठा, मैं ही और तू देखेंगे, बस उठा। वो FeSO4 उधर वाला Fe थोड़ी ना होगा। ये क्या चीज होगा? थोड़ा बहुत सही सोचिए तो ये क्या चीज होगा? ये फेरस सल्फेट नाम है ना, FeSO। कैसा आयन, कौन कौन से आयन रहे होंगे इसमें? Fe। अच्छा, ये कौन सा आयन है? SO4-2। ये आयन है, सल्फेट आयन, ये रटना पड़ेगा। ये कौन सा आयन होगा? आप बोलो। Fe+2। अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जो क्या करेगा? इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा। Fe+2 को ऑक्सीडाइज करोगे, Fe+3। ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। तो +2 से क्या जा, Fe+4 किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा हो तो आंखें धो लो, बेकार है तुम्हारी, है ना। बनता ही नहीं दुनिया में। क्या बनता है? Fe+3। तो +3 बनेगा और तो कुछ होता ही नहीं है। Fe के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2+3। अब बात आई Fe से, तो ये हो गया। इसका क्या होगा? ऐसे कैसे तुम सोच सकते हो? क्या लॉजिक लगाया तुम? तुक्का मार रहे हो। तो तुक्का लगाने का काम नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां पर निकालो। चलो आओ मेरे साथ। x - 8 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू क्या है? +6। ठीक है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 और 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा? हाँ, सब चाहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 7वां इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या? तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना है? +6। उससे आगे और जाएगा क्या? अभी कहां है? +6 में है ऑलरेडी, तो +6 में है, तो और ऊपर जाएगा क्या? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तुम इससे 7वां इलेक्ट्रॉन मानोगे। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 और 8। तुम इससे 7वां इलेक्ट्रॉन मांगो, देगा क्या? ये नहीं देगा। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 6। अभी कितने करके बैठा है? 6। और लूज करेगा? आगे फर्दर रिएक्शन करेगा? नहीं। तो इससे कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? तो अब ऐसे केस में केवल किस में चेंज आया है? बोलो। Fe में। कितने का चेंज आया? 1। तो बोलो वैलेंसी फैक्टर पूरे FeSO4 का कितना आ जाएगा? 1। इतना नोट करो, फिर मैं नीचे लिखा रहा हूं। किसी को कोई डाउट है? पूछो जल्दी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बने ही हुआ है ना, उसको कुछ नहीं होगा। मतलब Fe+3 रहेगा, SO4-2 कुछ नया नहीं बनेगा, वो वहीं पड़ा रहेगा वो। हाँ वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ हाँ, अग्रिमा चंद्राकर नहीं आई, वो भी नहीं आया है। पर्व भंसाली तो ऑनलाइन आया था, मैं थोड़ा देर पहले देखा था, नहीं आया है, भाग गया। उसको लगा, उसकी मम्मी को फोन लगा, भाग गया करके, आया था। मतलब इतने परेशान हो गए। मैं आज 5 साल हो गए रायपुर में पढ़ाते,
और 12-13 साल हो गए अपनी ज़िंदगी में पढ़ाते। उस 4-5 साल बाहर था, उसके पहले भी 4-5 साल रायपुर में पढ़ाया हूँ मैं। दे दे भैया, कोई दे दे। तो 4-5 साल में कभी, इतने सालों में कभी पेरेंट ने नहीं बोला कि हमारे बच्चे की ऐसी निगरानी रखो करके। आजकल तो बिल्कुल बंदूक लेके घूम रहे तुम्हारे पीछे, बोले हमारा बच्चा इधर से उधर देखे गोली मार दो करके। नहीं चाहिए ऐसी औलाद, नहीं चाहिए। बताओ यार क्या है यार। चलो अच्छा, FeNO3 होल ट्वाइस, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कर रहे हैं, क्या बनेगा सोचो। फिर एक तो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा मैं लिखाऊंगा, बोला था ना, ये लिख लेना, इसमें नीचे लिखना, हियर 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 सल्फर is in its, here sulfur is in its highest oxidation state, highest oxidation state, and it will not get oxidized further, and it will not get oxidized further। समझ गए? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर है, मान लो क्या है ही, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो, 2 8 और 5। बोलो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3, उससे नीचे नहीं जाएगा। कुल मिला के 8 करने, समझ गए कैसे निकालते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, है होल ट्वाइस है, एथराइड्स कौन लिखा है पता नहीं, होल ट्वाइस है भैया, गलती से लिखा गया है ना। होल ट्वाइस कर लेते हैं इसको, होल थ्राइस में तो कुछ भी नहीं होगा। होल ट्वाइस, NO3 कौन सा आयन है, नाइट्रेट। एक दिन वो भी पढ़ाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। NO3- ABCD आता है सबको, है वहां से शुरू करूं मैं। चलो NO3- होता है बेटा, नाइट्रेट आयन NO3-, लगाओ दिमाग, बहुत इजी है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो, FeNO3 होल ट्वाइस कैसे टूटेगा ये, Fe+2 और 2 NO3-। अब बताओ Fe+2 से क्या बनेगा, वही बनता है और क्या, कुछ बन ही नहीं सकता दूसरा दुनिया में। Fe+3 बन गया। अच्छा अब NO3- से क्या बन सकता है सोचते, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, X -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू क्या आ रहा है +5। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। बोलो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +5, मतलब +5 से और आगे कहीं नहीं जाएगा, केवल ये चेंज हुआ है। हाँ, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। अब बताओ वैलेंसी फैक्टर 1, कितने लोग का आया था ऐसे ही, बहुत बढ़िया, संख्या बढ़ गई पहले से, अच्छा है। ठीक है चलो एक आखिरी सवाल दे रहा हूं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत एक्सट्रीम केस है जो आपको आगे प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, बाकी ज्यादातर केसेस में प्रोडक्ट देगा तब तो निकाल ही लोगे ना। प्रोडक्ट देख के किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को लगता है। आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो सर, है ना। चलो FeNO2 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं NO2- आयन होता है, दिस इज नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन है NO2-। चलो इसमें कुछ अलग आएगा, और अच्छे से देखो, अच्छे से जोड़ नहीं रहा है बेटा तू, थोड़ा और सही लिखा है, थोड़ा दिमाग ढंग से लगा। सीजन हटा आगे पढ़ना नहीं आया, आएगा देख, कॉपी में देख आएगा, बहुत सामने लिखा है, देख पढ़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ अभी ये कैसा होगा, ये वाला क्या क्या होगा आयन इसमें,
Fe+2 और NO2 माइनस। अब बताओ Fe+2 से क्या बनेगा? Fe+3। अब NO2 माइनस का पहले समझ लेते हैं क्या हालात हैं इसके। x -4 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या है? +3, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, मतलब ये ऊपर जाने को तैयार। अब सवाल ये है +4 में जाएगा कि +5 में जाएगा? तो NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज करोगे तो एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, और NO2 माइनस से क्या बनेगा? NO3 माइनस। ये आप बहुत सारे रिएक्शंस में देखोगे आगे, NO2 माइनस से हमेशा क्या बनता है? NO3 माइनस। और क्या बनेगा बताओ बीच में? NO2.5 माइनस बनेगा क्या? एक ऑक्सीजन तो जोड़ोगे ना, तो NO2 माइनस से क्या बनेगा? NO3 माइनस। बन गया NO3 माइनस। अब NO3 माइनस में, अच्छा ये 2 है तो यहां कितने बनेंगे? 2। तो जिनका आंसर 3 आ रहा है और आपने NO3 माइनस ही लिया है, तो आप ये 2 मल्टीप्लाई करना भूल गए हो, इस वजह से नहीं आ रहा है आपका। अब अगर ये हो गया, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते x -6 इक्वल टू -1। बोलो भैया, x इज इक्वल टू क्या? +5, और +5 आ गया यहां पर, ठीक है। तो अब बोलो Fe यहां +2 था, +2 से कहां गया? +3, क्या हुआ? इंक्रीज बाय 1, और +3 से कहां गया? +5, इंक्रीज बाय 2 पर एटम इंटू 2 बराबर 4। समझ में आया? अब बोलो भाई टोटल इंक्रीज कितना हो गया? 1 + 4 बराबर 5, इसीलिए वैलेंसी फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है। कह रहे बहुत एक्सट्रीम केस है, इतना दूर तक कोई नहीं जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी पूछ लो भैया, बन जाएगा। एक आखिरी पक्का, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? Fe2SO4 होल थ्राइस, वेरी इजी। इसका रिएक्शन करा दिया मैंने, मान लो KMnO4 के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये कैसे टूटेगा? ये इधर और ये इधर है ना, ऐसे तोड़ते हैं ना, तो मेरे पास क्या है? 2 मोल Fe+3, इसका चार्ज है +3, और 3 मोल SO4 -2। अब Fe+3 से ऊपर भेजना है, पूछा ही नहीं, और SO4 -2 में x -8 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, तो यहां +3 Fe, और सल्फर क्या है? +6। सब क्या है? ऑल आर इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल आर इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो और आगे जाएंगे क्या? नहीं, तो यहां लिख लो नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है, पक्का? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक बार थोड़ा पीछे जाएंगे कॉपी में, KMnO4 के बारे में लिख रहे थे पिछली क्लास में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, सब में काम करता है करके लिख रहे थे ना। पीछे देखो, सब लोग ढूंढो, जल्दी ढूंढो बे, जल्दी देखो पीछे, मिल गया? कौन कौन से मीडियम में काम करता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाईली बेसिक, सब में काम करता है। एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है? Mn+2, वैलेंसी फैक्टर कितना दिख रहा है? 5, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा क्या लिखा हुआ है ना, ये तो कल पढ़े थे ना। चलो अब आ जाओ, हेडिंग डालो रेडॉक्स टाइट्रेशन, 5 मिनट 10 मिनट का काम है। रेडॉक्स टाइट्रेशन आज खत्म कर देंगे अपन सारा कंसंट्रेशन, जो जो अपने को पुराना बच्चा कुचा पढ़ना था, और फिर अब शुरू करेंगे। बहुत दिन लग गए यार पीछे पढ़ाने में तुमको, लगभग मैंने पूरा ही रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा दिया मजाक में। सब लोग 100 रुपये छोड़ के जाएंगे बाहर, है नहीं? मैं गुल्लक लगा दूंगा एक ठो दान पेटी, है ना। बहुत गलत हो गया मेरे साथ। चलो खैर, कोई टाइम भी था, पढ़ लिया, आता भी किसी को कुछ खास नहीं था, थोड़ा बहुत सीख गए, है नहीं।
क्या तस्करी चल रही है यहाँ? क्वेश्चन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन किया है आप लोगों ने पिछले साल, है ना? और पिछले साल आप लोग क्या करते थे, इसमें एक तो जैसे आपने मान लो फ्लास्क ले लिया, है ना, कोनिकल फ्लास्क, या फिर वो कुछ टेस्ट ट्यूब टाइप का ले लिया, और टेस्ट ट्यूब टाइप में आप लोगों को याद होगा तो आप वो ऑक्सैलिक एसिड खट्टा वाला डालते थे 20 ml, है ना? इसमें एसिड डाल दिया और ऊपर से आप क्या डालते थे, बेस, एसिड या बेस या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते थे, जो भी, है ना? और कब तक रिएक्शन कराते रहते थे? जब तक गुलाबी नहीं आ जाता था, और गुलाबी जैसे ही आता था उसमें आप रिएक्शन रोक देते थे। दैट गुलाबी पॉइंट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। क्या बोलते थे? एंड पॉइंट। उस एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट का क्या मतलब है? एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, एंड पॉइंट का क्या मतलब है? न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कैसे होगा? दोनों का क्या बराबर हो गया? एसिड बेस के लिए हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट में बात करते हैं। वेट बराबर होने से कुछ नहीं होगा, मोल बराबर होने से कुछ नहीं होगा। क्या बराबर होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ऐसे ही हम लोग एक टाइट्रेशन करा सकते हैं जो शायद आप लोग इस साल कराओगे, जिसमें हम लोग यहां एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ऊपर से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, उसको एसिड बेस टाइट्रेशन कहते थे, इसको कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स टाइट्रेशन। यहां एंड पॉइंट जब आता था तो एसिड बराबर बेस हो जाता था, यहां एंड पॉइंट जब आएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बराबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात भैया? ठीक है, चलो तो लिखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन में एट एंड पॉइंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, at end point gram equivalent of oxidizing agent is equal to gram equivalent of reducing agent. Gram equivalent of oxidizing agent is equal to gram equivalent। अग्रिमा कहाँ रह गई थी? सो जाती क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बात याद रखनी है अपने को। हो जाएगा? क्वेश्चन लिखेंगे भैया एक। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, नीट के पेपर में, इसीलिए कोई ये नहीं सोचे ये सब क्या है, नीट में पूछा हुआ सवाल है। जो बायो वाले बच्चे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके भी पूछता है, इनके थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, अभी कराऊंगा आगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMNO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMNO4 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 1 mole of ferrous oxalate, 1 mole of ferrous oxalate। लगाइए दिमाग, कोशिश करिए, बन जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करना है, जीरो कैलकुलेशन है पूरे क्वेश्चन में, कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत इजी सवाल है। फ्रैक्शन बता क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसी का? पीछे से किसी की आवाज आ रही थी? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत इजी है। रिएक्शन पता होना चाहिए, मगर अब तू मन में लिख लिया बात अलग है, लेकिन रिएक्शन लिखना तो पड़ेगा। आओ देखो किसका रिएक्शन करा रहे हैं? एसिडिफाइड KMNO4। व्हाट इज एसिडिफाइड KMNO4? कुछ नहीं है, MNO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम। इसके लिए फैंसी टर्म है एसिडिफाइड KMNO4। एसिडिक मीडियम में KMNO4 इज एसिडिफाइड KMNO4। ठीक है, एसिडिक मीडियम में MNO4 माइनस क्या बनाता है? Mn+2। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और ऐसा नहीं हम कितने लोग का याद करेंगे, केवल KMNO4 और K2Cr2O7, यही दो ठोक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। डी ब्लॉक में पढ़ना भी है इसको, समझ लो बात का पढ़ रहे हो, है ना? ऐसी चाल है, कहीं दूर नहीं।
MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +7, ठीक है, ये निकाल लोगे सब। Mn+2 में ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्या वैलेंसी फैक्टर आएगा बोलो? ये तो सबको आ गया है 5, ठीक है। अब बताओ ये डिक्रीज हो रहा है, साथ में क्या लिया हमने? फेरस ऑक्सिलेट। फेरस ऑक्सिलेट इज Fe(C2O4). अब Fe(C2O4) क्या होगा बताओ? Fe+2 और C2O4-2। अब मेरे को बताओ ये डिक्रीज हो रहा है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं। एक का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा। ये भाई का क्या हो रहा है? कम, तो ये वाले भाई का क्या होगा? बढ़ेगा। अब Fe+2 का बढ़ा के कितना कर दोगे? इससे आगे तुम्हारे पास है कुछ नहीं, है ना। और ऑक्सिलेट आयन से क्या बना लोगे? CO2। इसको रट लो, ऑक्सिलेट से क्या बनता है? CO2, ठीक है। आओ बोलो ऑक्सीडेशन नंबर 2x -8 इक्वल टू क्या? -2, ठीक है। बोलो 2x बराबर +6 और x बराबर +3, यहां +3, ठीक है। इधर आ जाओ CO2 में, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, यहां +4 है। हाँ जी, अब देखो Fe+2 था, ऑक्सिलेट +3 था। Fe+2 से क्या बना? Fe+3, कितना बढ़ा? इंक्रीज बाय 1। और ये ऑक्सिलेट आयन से क्या बना? CO2, कितना बढ़ा? +3 से +4, कितना बढ़ा? 1। इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2, ठीक है। अब इस फेरस ऑक्सिलेट में दोनों बढ़ रहे हैं। Fe कितना बढ़ रहा है? 1 से, और ऑक्सिलेट कितना बढ़ रहा है? 2 से। तो ये भाई साहब में टोटल इंक्रीज कितना आया? टोटल इंक्रीज आ गया 3। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3। ये समझ आया? वैलेंसी फैक्टर में किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो जल्दी से। नहीं आ गया ना? प्रोक्षिता आ गया? सबको पक्का? चलो भाई, अब ये आ गया। अब अपने क्या पढ़ा? एट एंड पॉइंट बोल रहा है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब एंड पॉइंट की बात कर रहा है। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? बराबर। तो अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, ठीक है। एंड पॉइंट पे होना चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, पिछली क्लास में पढ़ा था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक कॉपी में लिखवा चुका हूं मैं पिछली क्लास में, ठीक है। अब बताओ, मैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 की जगह लिखने जा रहा हूं मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का 5 इंटू 5 बराबर मोल्स ऑफ FeC2O4 इंटू वैलेंसी फैक्टर 3। अब सवाल पढ़ो क्या बोल रहा है फिर से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ acidified KMnO4 are required to completely oxidize 1 mole of ferrous oxalate? कहां लिखूं 1? ferrous oxalate 1 into 3 divided by 5, वो नीचे उधर आ गया, नीचे बराबर आ गया मोल्स ऑफ KMnO4। आंसर आ गया आपका 3/5। समझ गए? ठीक है। कुछ टफ है इसमें? कुछ भी नहीं, इसका इतना हवा बना रखा है जिसकी इंतहा नहीं है। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो, 1-2 और करेंगे। पहले इतना नोट करो, नोट करेंगे जल्दी से। किसी को कोई डाउट है तो मुंह अच्छे नहीं बना रहे हो तुम लोग, हैं? थोड़ा सा मेहनत वाला है, मैं मान रहा हूं, बनेगा मगर धीरे से। किसका किसका आया था यही आंसर? 3/5 ऐसे ही किए थे ना? हाँ, वो 4-5 लोग का ही आया था, 3-6 लोग का आया था। घर में किसी का आया था क्या? अब यही अगर आप मोल से कर रहे होते बेटा सॉल्व, तो आपको मोल से पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता। हमने बैलेंसिंग कुछ नहीं की, तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर तो याद ही रहता है लगभग, तो बहुत देर का काम नहीं है वो, इतना सब लिखना पड़ा समझाने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत ही।
एक मिनट, ये भाई जल्दी लिखे यार थोड़ा, उधर तुम लोग भी जल्दी लिखो, पीछे कौन कौन लिख रहा है। इस सब के सवाल आपको रेडॉक्स रिएक्शन में मिल जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने लगभग पूरा ही पढ़ लिया है मजाक मजाक में, तो आपका एक चैप्टर मैंने और करा दिया है ना, कुछ खास बचा नहीं उसमें। अब छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें सारी करा दी। तो एक बार आप रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ भी लेना, और है ना, मतलब क्वेश्चन वोश्चन लगा लेना, बनने लगेंगे। ज़्यादातर तो ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछेगा उसमें, इसी बहाने एक चैप्टर और हो जाएगा, और लगेगा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने को। हो गया, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, फिर से सेम सवाल दे रहा हूं, एसिडिफाइड KMnO4 आर रिक्वायर्ड to completely oxidize 2 moles of FeSO4 के 2 मोल्स को ऑक्सीडाइज करना है। सबसे पहले रिएक्शन बनाएंगे जल्दी से। क्या है? 2/3 2/5 और कोई? तो 2/5 बहुत सारे लोग का आ गया। वो माया मैम को ना मंडे बोर्ड पैटर्न वाला टेस्ट है पिछले साल के 12th का, उसका पेपर दिया था, एक बार स्टेटस ले लेना क्या होगा। चलेगी है मैडम? हाँ, तो देख ले कहाँ बनाई क्या बनाई, मंडे को जो बचा होगा वो देख लेना, बहुत सारा बचा होगा तो जानकी को दे देना। अभी क्या कर रही जानकी? हाँ ठीक है, अगर वो टाइम होगा वर्कशीट तुरंत नहीं चाहिए होगा तो ये दे देना, ये मंडे को चाहिए रहेगा। हाँ जी आ जाओ, कर लिए? क्या दिया है बताओ? एसिडिफाइड KMnO4 एसिडिक मीडियम में कहाँ बनाता है? Mn+2। बोलो वैलेंसी फैक्टर, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2, क्या है वैलेंसी फैक्टर? 5। ये तो हमेशा ही 5 रहेगा एसिडिफाइड KMnO4 का। और साथ में क्या है? FeSO4। अब FeSO4 बताओ कैसे टूटेगा? Fe+2। Fe+2 से क्या बनेगा? Fe+3। कितने का चेंज आया? 1। तो यहाँ 1 का चेंज आया, इंक्रीज बाय 1। अब बताओ SO4 -2 कहाँ है? x - 8 = -2, x = +6। अब भी थोड़ा देर पहले तो कराया हूं यार, बोलो कहाँ है ये? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। आगे जाएगा क्या? नहीं, तो इसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो कुल मिला के इस पूरे मॉलिक्यूल में केवल Fe+2 का ही ऑक्सीडेशन होगा, जिससे Fe+3 बनेगा। तो बोलो इस पूरे मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर 1, जो कि 1 से चेंज हुआ है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। ठीक है, अब बताएंगे भैया मुझे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- मोल्स ऑफ MnO4- इनटू वैलेंसी फैक्टर 5, मोल्स ऑफ FeSO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर 1। तो इसके कितने मोल दिए? 2, और इसका 5 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया मोल्स ऑफ MnO4-। क्या आंसर आ गया? 2/5। 3 लाइन का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन। कितने लोग का आया था 2/5? हाथ उठाना। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं। चलो बढ़िया है। घर में किसी का आया था क्या? एक घर चल दिया, घर से गुस्सा हो गया, नहीं आ गई वापस। आया था, बहुत बढ़िया यार, चलो क्या बात है। चलो हाँ भाई, अगला सवाल लिखेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को नोट करना है? डरोगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeNO2 whole twice? FeNO2 whole twice. How many moles of FeNO2 whole twice? Ferrous nitrite NO2 whole twice are required to react completely with
हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeNO2 होल ट्वाइस आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ KMNO4, 1 मोल ऑफ KMNO4 इन न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा वापस आपको। न्यूट्रल मीडियम में क्या बनता है देख के आ जाओ, चलो जाओ जल्दी। मेरे को भी नहीं पता, जस्ट बनाया हूं सवाल, बिल्कुल गरम है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कौन बोल रहा था मगर? अच्छा तू बोल रहा था, मैं उससे बात करने लगा। समझ में ही नहीं आता आजकल। 5/3। चलो चलो जोश में आओ, बनेगा, कोशिश करो, रिएक्शन बनाने की कोशिश करो। चलो बाकी लोग कोशिश करो रिएक्शन बनाने की, बहुत इजी है, डरो नहीं इतना। हाँ जी चलो, क्या है दिया है बताओ? KMNO4 वही है ना, और कौन सा मीडियम दिया है? न्यूट्रल। तो MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में क्या बनाता है? MnO2। ये हमें कैसे पता? रटना पड़ेगा, ठीक है, इतना रटना पड़ेगा, लिखा है कॉपी में। +7 से कहा जा रहा है बोलो? +4 निकाल लोगे सब? x - 4 = 0, x = +4 है जी। बोलो कितना वैलेंसी फैक्टर? क्या लग रहा है? वैलेंसी फैक्टर 3 है ना, प्लस दिया था। समझ में आया यहाँ तक के? अब बोलो अगला वाला क्या दिया है? FeNO2 होल ट्वाइस। FeNO2 होल ट्वाइस कैसे टूटेगा बताओ? Fe+2 और NO2 माइनस। बताओ Fe ये कम हो रहा है, डिक्रीज, तो इसको क्या होगा? बढ़ना पड़ेगा। अब बताओ Fe+2 से क्या बनेगा? Fe+3, इसमें कोई किसी डाउट नहीं है। और NO2 माइनस से NO3 माइनस। अब यहां ये 2 है तो यहां भी क्या आएगा? 2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर Fe+2 से कहां चला गया? +3, इंक्रीज बाय 1। यहां ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं सीधा? +3, ठीक है। और ये वाला क्या होगा? +5। तो +3 से +5 बोलो, इंक्रीज बाय 2 पर एटम इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 = 4। अब बोलो भैया इसका वैलेंसी फैक्टर 1 + 4 = 5। इसमें किसी को अगर आपको ये निकालना आ गया तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या ही बचा है? अब क्या करना है बोलो? बस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeNO2 होल ट्वाइस, ठीक है। बोलो इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मोल दिया है, किसका? इसका मोल निकालना है, इसका निकालना है। इसका दिया है, कितना दिया है? 1। तो ये हो गया 1 मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 3, और इसका मोल पता करना है इंटू वैलेंसी फैक्टर 5। अब बोलो यार इससे इजी कैलकुलेशन और क्या होगा? है ठीक है, समझ गए? पक्का? कितने लोग का आया था? यही बहुत सारे लोग का आ गया था, ठीक है। अलीशा क्यों नहीं आ रहा आंसर? यहाँ पे बाकी आप समझ में आ गया? पक्का सबको आ गया? किसी कोई डाउट है मुंह खोल के पूछ लो। तुम लोग को अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तुम लोग बहुत बढ़िया स्थिति में हो। मैं तो पता ही नहीं था स्कूल में ये सब होता भी करके। हमारे ज़माने में ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाते ही नहीं थे, सिलेबस का ही पार्ट नहीं था। पता नहीं हमारे किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, ना तो स्कूल के टाइम पे पढ़ाया ना कंपटीशन के टाइम पे पढ़ाया, बाद में आया लगता है। आज भी एनसीईआरटी में नहीं है ये, लेकिन आपको सवाल मिल जाएंगे इस पे आते हुए, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है सवाल, एग्जाम में सवाल मिल जाएंगे, है ना। एनसीईआरटी में है ही नहीं तो कहाँ सवाल मिलेगा रे, पगला है, कुछ भी कहता है। बढ़िया सवाल है, आइए लिखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सवाल लिखेंगे, बस आखिरी स्टेप में है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, घर में किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, किसी को नोट करना हो तो नहीं, चलो सवाल लिखेंगे। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 solution is needed for complete oxidation of 40 ml of 0.2 molar 40 ml of 0.2 molar H2C2O4 H2C2O4 क्या है ये? बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, यही सब कॉमन यही मिलते हैं पेपर में। ऑक्सैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4। सबसे पहला रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। हो गया सवाल। क्या क्या कंपाउंड दिया है, रिएक्शन लिखने की कोशिश करें। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो तेजी से आगे बढ़ो। आशुतोष नहीं, बहुत बढ़िया यार। कोई बता सकता हो स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 क्यों दिया? मीडियम को एसिडिफाई करने के लिए, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो रिएक्शन दिखा देता हूं मैं, 1 मिनट है ना, चेक कर लो सही है कि नहीं, फिर आगे बढ़ जाना। बहुत इजी, बहुत कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इन सवालों में। यही है कुछ, इसका जो मेन एसेंस है वो रिएक्शन लिखने में। हाँ जी, MnO4 माइनस, KMnO4 की जगह MnO4 माइनस लिखेंगे। ऑक्सैलिक एसिड C2, देखो काम की चीज लिखो। अब मैं पूरा KMnO4 का K नहीं लिख रहा हूं, मेरे को पता है कुछ नहीं होने वाला, और आयनिक कंपाउंड है, पानी में टूटे ही जाएगा। K प्लस MnO4 माइनस। ऑक्सैलिक एसिड क्या काम है उसका? H प्लस देना, तो दिलवा दो उससे 2H प्लस, -2 बना दो, 2H प्लस दिलवा दो इससे। अब बहुत सारे लोग इस तरफ H2 लिख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं, मत लिखो, वैसे ही पड़ा रहेगा। एसिडिक मीडियम, अगर H2SO4 नहीं भी दिया होता तो भी आप क्या लिख रहे हो? ऑक्सैलिक एसिड, तो मीडियम कैसा होता? एसिडिक, ठीक है ना। अब बोलो MnO4 माइनस से एसिडिक मीडियम क्या बनेगा? Mn+2, और ऑक्सैलेट से क्या बनता है? CO2, ठीक है। ये हो गया आपका +7 और ये आपका +2, 5 का चेंज आया है, वैलेंसी फैक्टर इसका 5। यहां पर आया होगा 2x -8 इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3, तो ये +3 है। से आपका आ गया x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, ये +4 है। अब +3 से +4 इंक्रीज बाय 1 पर एटम, जो कि यहां 2 एटम इंटू 2 बराबर हो गया 2। तो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ? 2 का। जब से वही हो रहा है ना। बोलो वैलेंसी फैक्टर इसका 2, वैलेंसी फैक्टर निकल गया, कहानी खत्म हो गई। अब इस बार क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 -2। अब अभी तक क्या आप लोग ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर कर रहे थे, लेकिन अब क्या करोगे? N1V1 नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। चलो लगाओ यहां पर नॉर्मेलिटी N1V1 बराबर N2V2। चलो जल्दी निकालेंगे, जल्दी से 32, बहुत बढ़िया। नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, पहले पढ़ाया था। आ गया ना, तो जल्दी निकाल चलाएगा। आ गया
आर्या क्या की? दे उठा कॉपी, वहीं से उठा दे, मैं देख लूंगा कोशिश करके। दिखा तो भाई कॉपी, आगे बढ़ा तो। ग्राम इक्विवेलेंट निकाली तो है तू, वैलेंसी वेक्टर 5 हो गया, 2 हो गया। हाँ ठीक है। ये मास है किसका? ऑक्सिलेट ऑक्जेलिक एसिड का मास है 40। अच्छा हाँ सही है, मैं पागल आ गया था। हाँ ठीक है, वही तो किए, ग्राम इक्विवेलेंट ही तो निकाली, बस थोड़ा सा घुमा के निकाली। तो बहुत सारा कैलकुलेशन है, उतना नहीं लगेगा, उससे कम में आ जाएगा। आ गया 32? आ गया ना? तो अच्छा मुंह बना के बताओ, खुश होके, इतना दुखी होके आ गया सर, आ गया। क्यों आ गया सर? पैसा लेने आया है लेस टाइप का बता रहे हैं। अच्छे से बताओ। यस सर आ गया है ना, ऐसे खुशी से बताओ भाई। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसकी मोलैरिटी दी सवाल में 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसकी नॉर्मेलिटी दी 0.2, वैलेंसी फैक्टर 2, वॉल्यूम हो गया 40 ml। ठीक है, अब आप क्या करोगे? V1 बराबर 0.2 इंटू 2 इंटू 40 ml डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 5। तो ये आपका पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से आ गया 8, 8 इंटू 4 32 ml। ठीक है, समझ में आया? हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, आओ करके दिखाओ। किसी को कोई डाउट है इसमें? 20 ml, 20 हल्ला नहीं करो, 20 ml ऑफ FeSO4 is titrated against 0.02 molar acidified KMnO4 solution। ठीक है, अब बताओ KMnO4 से क्या बनेगा? Mn+2। क्यों? एसिडिक मीडियम में। बाकी दूसरा आपको पता लगाना है ना। फुल स्टॉप। 24.9 ml, 24.9 ml of KMnO4 solution, 24.9 ml of KMnO4 solution was required to reach the end point. To reach the end point, determine molarity of FeSO4 solution. Determine molarity of FeSO4 solution. रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। आंसर लिखा है नहीं मेरे पास, मगर वो नहीं लग रहा है मेरे को जो तू बोल रहा है। हाँ 0.05, सबका अलग अलग क्यों आ रहा है आज? और कोई चौथा 0.1, 0.12। हाँ ठीक है, तो डेसिमल पहले सही बताना चाहिए ना। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4-5 यार, 4-5 ठीक लग रहा है, 8-5 नहीं मजा आ रहा है। हाँ सही में नहीं आ रहा है 8-5 मजा। हाँ मैं बोल रहा था ना, पहली बार मेरे को अच्छा नहीं लगा था, वो अच्छा लगा सुन के। 1, 2, 4, 5 ना, वो एक्सपीरियंस उम्र के साथ आता है ना। अब ऐसा है कि मैं आंसर मेरे को याद नहीं है, आंसर तुम बोलते हो तो मेरे को याद आता है। हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर, अब मैं इतने सारे सवाल कराता हूँ, सबका आंसर याद थोड़ी ना रख पाऊंगा यार, मैं इंसान हूं ना। है नहीं, अब उसमें नहीं लिखा है, किसी किसी में लिखा रहता है आंसर, किसी किसी में नहीं लिखा रहता है। ऐसा आंसर तो आ ही जाता है ना, कहाँ जा रहा है। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा है कि डेटा बहुत प्रिसाइज होना चाहिए ना।
अब मैं थोड़ा भी इधर उधर का डेटा दे दिया और कटा नहीं तो तुम तलवार लेके मेरे पीछे आ जाओगे, कट नहीं रहा है सर आपको काटेंगे, है? तो वो सेट करके रखना पड़ता है डेटा, नहीं तो कैलकुलेशन कई बार ऐसा हो जाता है कि साढ़े से नंबर के चक्कर में। एक बार मेरे को याद है कि मैं एक टेस्ट में ऐसे ही सवाल, टेस्ट में या क्लास में ऐसे ही सवाल दे दिया मन से बना के बनाते रहते। अब वो ऐसा एक नंबर आ गया जिसका एंटीलॉग मेरे खुद से नहीं निकल रहा है, परेशान हो गए निकालते निकालते। फिर फाइनली हमने कैलकुलेटर निकाला क्लास में, उस समय मैं नौकरी करता था। तो अब ऐसा एंटीलॉग दे दिया कि मैं खुद परेशान हो गया, कहाँ दे दिया यार करके, अच्छा भला सवाल था। एक आध नंबर इधर का उधर हुआ, कटना बंद हो जाता है। एक बार बहुत पहले की बात है, 2014 की, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कोटा में, और शाम के 4 बजे का टाइम था। मेरे को एक तो पेपर बनाना था। वहाँ केमिस्ट्री के हम 5 टीचर थे, और एक जो हम 4 दोस्त थे उसमें से, और एक जो है वो थोड़ा सा मुंह फुल्ला था, मुंह फुलाए रहता था हमेशा, है ना, तो वो बदमाश था थोड़ा। तो उस अब पेपर क्या होता था, पांचों लोग अलग अलग बैच में जाते थे, 17-18 बैच थी, तो सबको 2-2 4-4 बैचें दे रखी थी। मैं सबसे जूनियर था, मैं 24 साल की उम्र थी मेरी, 24 या 23 साल की। तो 23-24 साल तो क्या है, बच्चा ही होता है और क्या, है ना। तो उस समय बात भी 8 साल पुरानी। तो अब भैया मेरे को एक तो पेपर मिला था बनाने के लिए कि ये पेपर बना दो करके। तो हम लोग क्या करते थे, पेपर बनाने के लिए बुक लेते थे और बुक से क्वेश्चन टिक कर देते थे। और क्या करेंगे, इतना तनख्वाह थोड़ी नहीं दे रहा था कि एक एक क्वेश्चन लिख के देंगे, टिक कर देते थे, ये क्वेश्चन टाइप कर देना। टाइपिस्ट को भी आसानी हो जाती थी बुक से पढ़ के टाइप करने में, हमारा उल्टा सीधा राइटिंग उसको समझ नहीं आता था। तो मैं बढ़िया पेपर बना रहा था। तो एक केमिस्ट्री वाला अच्छा दोस्त था मेरा, मतलब हम लोग दोनों साथ में ही घूमते थे, वो वही था जो मेरी उम्र से नियरेस्ट था। वो उस समय 30 साल का था और मैं 23 का था, वही नियरेस्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो सब 40 पार थे। मैं जिसके साथ रूम में रहता था, मतलब मैं उस समय बैचलर था, 23 साल में थोड़ी शादी हुई होगी, तो हमने एक रूम लिया था। तो एक आदमी था जो वो बोलता था कि उसकी बीवी है जयपुर में, मगर मेरे को लगता है वो डिवोर्सी था, क्योंकि वो कभी गया नहीं जयपुर मिलने उससे, है ना। तो वो उसके साथ में रहता था, वो 46 साल का था, तो और मैं 23 साल का था, रूममेट है नहीं। अब कभी कभी जैसे हम खाना वाना खा लेते थे साथ में, मेरे को लगता था बाप के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। कभी जैसे रोड में घूमने चले गए, अब यार है ना, कुछ हो जाता है, कुछ उल्टा सीधा हरकत कर दो तो लगता था पिताजी बैठे हैं करके, है नहीं। तो बड़ा अजीब सा फीलिंग हो गया था। तो अब वो पेपर बनाने के लिए आया, 5 बैच थे, 5 बैच में से 4-5 2-3 बैच मेरे पास रहा होगा, बटा हुआ था सब में। पेपर बनाने आया, मैं पेपर बना रहा था, तो उतने में वो 30 साल वाला लड़का आया, बोले क्या कर रहा है करके। मैं पेपर बनाया, चल पेपर बनाया, चल चाट खा के आएंगे, चल चाट। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत नहीं था, चाट खाना जरूरी है। वो 4-5 बजे रोज उसको चाट खाने की इच्छा होती थी, टिक्की, आलू टिक्की खा के आएंगे। मैं बोला चल ठीक है, आलू टिक्की खा के आ जाते हैं, कोई मैं बोला ये पेपर बनाना है यार, ये देना है अभी, वो हल्ला कर रहा है पेपर दो करके। तो उसने बुक ली, बोले दिखा, वो भी केमिस्ट्री वाला था। बोले चल भाई कुछ भी करता है, बच्चा है, तेरे को अकल नहीं है अभी। उसने बुक उठाई, लिटरली झूठ नहीं बोल रहा, पेन पकड़ा था, बिना देखे 3 एग्जाम्पल टिक किए। बोले 3 ही बचे थे ना, मैं तो पढ़ रहा था एक बार कि क्या है सवाल। उसने 3 एग्जाम्पल टिक किया और बुक बंद करी। बोले ये जाते जाते खुद ही उठाया, और जाते जाते बाजू में कंप्यूटर टाइपिस्ट का कमरा था, उसको दी, भैया टाइप कर देना हमारे। मेरे को लेके गया, आलू टिक्की खिला के लाया, मैं भी बड़ा खुश, फ्री की आलू टिक्की मिल गई। खा के मैं वापस आ गया, बढ़िया। सैटरडे था, संडे को टेस्ट हो गया। मंडे के रोज शाम के समय 4-5 बजे जो खड़ूस वाला टीचर था वो मेरे पास आया, वो हेड भी था, है ना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का छोटा मोटा हेड था वो। तो वो आया, है ना, बोले मोहित सर ये वाला 3 क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो ना जरा। मैं बोला लाओ सर सॉल्व कर देते, हम ही तो दिए है, सॉल्व कर दो। सवाल पढ़ना शुरू किया, भाई साहब मेरी दिमाग उड़ गया, पता नहीं क्या था सवाल में, है ना। मैं बोला कोई बात नहीं है, मैं तो 23 का ही हूँ, बाजू में 30 साल वाला भाई अपना सीनियर है ना। मैं उसके पास गया, बोला तू सॉल्व कर ले। बोलता यार ये कहाँ से दिया है तू सवाल करके। मैं बोला मैं नहीं दिया, तू दिया है करके। तो बोले अपन तो बुक से, अच्छा हम भी होशियार ना, हम वो वाला क्वेश्चन दिए थे जिसका सॉल्यूशन है, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो सॉल्यूशन है, हम पढ़ के तो समझा देंगे। तो हमने उससे बोला बुक लेके आ, बुक लेके आ, जो बुक से दिए थे। बुक लेके आए, खोल के रखे, दोनों लोग बैठे,
मैं 23, वो 30, है ना। 1 घंटा मेहनत की, एक लाइन नहीं समझ में आई कि ये क्या कैलकुलेशन किया है। वो स्कोप से ही बाहर, अभी भी हम नहीं पढ़ाते उसको। वो कई कई बुकों में बहुत ऊटपटांग चीजें दी होती ना, वो ऊटपटांग चीज दी हुई थी, वो हम नहीं पढ़ाते, कहीं पूछता भी नहीं हो। हम लोग 1 घंटे तक मेहनत करते रहे, आखिरी में नहीं समझ में आया, दोनों बोले बंद कर, माफी मांग लेंगे। दोनों गए, बोले सॉरी सर गलती हो गई हमसे, अगली बार से नहीं होगी। उसने जाके, वो सेंटर हेड था, उसके कंप्लेंट कर दी कि बोले सर ये देखो ये लोगों ने ऐसा ऐसा पेपर देते हैं करके, इनसे खुद से नहीं बन रहा है, बच्चों से जोड़ो, है नहीं। हम गए सेंटर हेड से, माफी मांगी, मुंडी झुका के 2 गाली खाए और वापस आ गए। हम भी बेशरम। अगले दिन फिर चालू चाट पकौड़ी। 4-5 महीने मैंने आकाश में काम किया। 5 महीने बाद मेरे बाजू में एक सर बैठते थे, वो सर भी 40-45 के रहे होंगे। वो मेरे से पूछे स्विच करोगे नौकरी, मेरे से इतना पूछे स्विच करोगे क्या करके। मैं इतना परेशान हो गया था आकाश में जिसकी इंतहा नहीं। मेरा वजन ज्यादा है, आकाश में कितना रहेगा आदमी, है नहीं। अच्छा, इतना बदमाश मेरा सेंटर हेड। अब मेरे छुट्टी मिलती थी, मेरे बाप की छुट्टी मेरे जब लेनी मैं तब लूंगा, पूछ के लूंगा किसी से। मैं उसके पास जाता था, सर छुट्टी दे दो करके। तो बोले तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो, छुट्टी क्या करोगे। मैं बोला यार छुट्टी का शादीशुदा, शादी से क्या लेना देना है, बर्तन धोने जाके घर में। बल्कि जो शादीशुदा आदमी उसके घर में एक जन है संभालने के लिए, बीवी है, हमको खुद ही कपड़े धोने, खुद ही बर्तन धोने, हमको तो करना पड़ता। जब छुट्टी लेने जाऊं, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तुम क्या करोगे, शादी नहीं। मैं एक दिन बोला साले मारूंगा, खूब परेशान किया उसने। तो मेरे बाजू वाले ने पूछा, बोले स्विच करेगा तू करके, बाजू वाले ने। मैं बोला हाँ कर लूंगा। मैंने ये भी नहीं पूछा कहाँ जाना है, कि हम कौन सी कंपनी में, आकाश से निकल के हम पढ़ाना छोड़ के पान तो नहीं लगाने जा रहे हैं, वो भी नौकरी है। हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल तो नहीं डालने जा रहे हैं। मैंने पूछा ही नहीं। मैंने ये भी नहीं पूछा मेरी एक्स तनख्वाह है एक्स प्लस वाई होगी या एक्स माइनस वाई होगी, बढ़ेगी या माइनस होगी, कुछ नहीं। मैंने स्विच करे, हाँ तुरंत, कहाँ साइन करना है बता। और एक आज 4-5 महीने पढ़ाया मैंने, और पूरी भारत का सबसे घटिया कोई इंस्टीट्यूट है तो वो आकाश है, उससे घटिया कोई नहीं। टीचर को पढ़ाने का ही मौका नहीं देते। इतना मतलब कि 4 मेरे को कोई पढ़ा है आकाश में, तुम में से कोई नहीं पढ़ा ना, बच गए, किस्मत है तुम्हारी। इससे घटिया इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। जो पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट और वो सब जो पढ़ाते हैं ना हम लोग, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेरे को मेरा सेंटर हेड बोलता है इसको 1 दिन में पढ़ाना है। एनसीईआरटी आप खोल के देखोगे 2 पेज या 3 पेज में दिया इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो प्योर एनसीईआरटी चलते हैं। बोले इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाना। मैं बोले 3 दिन में एक लेक्चर में कैसे पढ़ाऊंगा। बोले पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं नौकरी छोड़ दो। छोड़ ही दी मैंने। बोले बाद में नहीं पढ़ाना तुम ऐसा। इतना बेकार। आप अपने कोई रिश्तेदार हो जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो, फिर जब वो परेशान हो क्या आएगा तो मेरा एड्रेस देना है। तो ऐसा है, इतना बेकार, जिस टीचर के लिए बेकार और उसके लिए बेकार। और फिर वो अभी आ गया ये क्रिकेट टीम वाला, है ना, इसका और कोई काम नहीं। सवाल, चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। 5 मिनट हो गया बात करते, बहुत सारा आ गया था कि इसका आंसर बताना है मेरे को ना। हाँ चलो आओ, चलो। FeSO हल्ला नहीं, FeSO4 है और MnO4 माइनस है, हल्ला नहीं, एसिडिक मीडियम। MnO4 माइनस से क्या बनेगा, Mn+2। और FeSO4 में क्या क्या चीज है अपने पास में, Fe+2 और SO4 है नहीं। कौन है बे बात कर रहा है। Fe+2 और SO4-2। Fe+2 से क्या बनेगा, Fe+3। और SO4-2 से कुछ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्दर नहीं जाएगा। तो बोलो आप यहां Fe+2 से गया Fe+3, वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया 1, ठीक है। और MnO4- +7 से कहां गया +2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 5। अब बोलो एंड पॉइंट पे ग्राम इक्विवेलेंट MnO4- बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, FeSO4 है जी। आ गया तेरा
चलो कुछ तो गड़बड़ किया। दिखा बेटा क्वेश्चन दिखा दे मेरे को एक बार बस, कितना कितना एमएल दिया, चलो बताओ। अच्छा क्या दिया इसका, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। भगाओ यार, एक साथ लिखते, बताओ कितनी मोलैरिटी दिया MnO4 माइनस की 0.02, वैलेंसी फैक्टर हो गया 5 और वॉल्यूम MnO4 24.9 ml। पूरा लिखे करो, ml लिखने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपका आंसर ml में आ रहा है। ठीक है, इधर वाला बोलो क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी पता लगानी, वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम 20 ml। तो ml से ml कट गया है ना, तो आपको लीटर फीटर लेने की जरूरत नहीं, इतने में हो जाएगा काम। इधर आ जाओ, ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 24.9 डिवाइडेड बाय 20 बराबर आ जाएगा आपका मोलैरिटी। ऐसे आया सबका है, तो ये 0 से ये हो गया आपका 2.49 और ये 0.1 से 0.249 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1245 मोलर। ठीक है, समझ में आ गया। 24 का आधा 12, 90 का आधा 45। ठीक है, ठीक, कितने लोग का आया था ऐसा, ओ माय गॉड बहुत सारे लोगों का आ गया, सबका ही आ गया था, 2-4 लोग का नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे आगे। कते डारगीस यार, सवाल यहीं कहीं तो था, एक मिनट ना, कहाँ लिखा था, ओ हल्ला नहीं, ये वाला नहीं कराएंगे, ये वाला कराएंगे, लिखेंगे। ये थोड़ा अलग टाइप का है मगर स्टिल यू कैन डू इट, आई नो। 0.5 नॉर्मल, किसी को नोट करना है क्या, ये कोई बचाओ, आ गया कशिश, समझ आ गया तेरे को। चलो 0.5 नॉर्मल 100 ml H2SO4 is titrated against NaOH solution having 0.8 normal concentration if 20 ml of 0.7 normal HCl hydrochloric acid HCl is required for back titration, find out the volume of NaOH added, है भैया। अरे यार हर चीज पढ़ाना पड़ेगा, लगाओ दिमाग, चलो करो कोशिश। कितना, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स 80। अब वो सब ऐसे ही शब्द हैं बेवकूफ बनाने के, बैक टाइट्रेशन बड़ा शब्द लिख दिया। क्या लग रहा है तुम लोगों को, बताओ, उल्टा है। एक ऐसे वेसल ले लेते हैं, ठीक है, इस वेसल में H2SO4 था, ठीक है, वो भैया H2SO, इधर देखें एथिडार, H2SO4 था, इसका टाइट्रेशन कैसे करोगे, ये क्या है एसिड, इसका टाइट्रेशन कैसे, बेस, और कैसे करोगे। तो यहाँ NaOH डाल रहे थे, अब भूल चूक वश गलती से, है ना, ज्यादा गिरा गया है नहीं, तो अब आपको जितना डालना था उससे ज्यादा हो गया। पहले मीडियम एसिडिक था, आप ज्यादा डाल दिए तो अब कैसा हो गया, बेसिक। अब क्या करोगे, अब एंड पॉइंट पे पहुंचना है, हम तो एंड पॉइंट से आगे निकल गए, तो अब क्या करोगे, एसिड। तो उल्टे डायरेक्शन में टाइट्रेशन करने लगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। समझ में आई बात। तो बेवकूफ बनाने की बात है कुछ नहीं। एंड पॉइंट पे क्या याद रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब बताओ कितने एसिड हैं क्वेश्चन में, कौन कौन से, हाँ, एट एंड पॉइंट,
हम कुछ नहीं जानते, इतना जानते हैं बस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, NaOH। बस कुछ नहीं करना, सब एसिड बराबर सब बेस। ठीक है, अब कर लोगे? चलो बाकी लोग जल्दी से लगाओ आंसर निकालो। तो ये सब बेवकूफ बनाने के टर्म्स है कुछ नहीं। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा जेल्डाल मेथड, नाम सुना होगा, मैं नहीं पढ़ाता हूं क्लास में, मेरी तरफ मत देखो, है ना। हाँ, वो पुराने साल वाले देख रहे हैं, पढ़ाया नहीं करके, है ना, उन्हें पढ़ाता हूं मैं। जेल्डाल मेथड, ड्यूमास प्रोसेस, है ना, मतलब तुम अपने हिसाब से अपना तो पढ़ते ही नहीं हो, मतलब, है ना। तो वो होता है, स्कूल वाले पढ़ाए होंगे, क्या पता। ठीक, छोड़ो। तो उसमें भी यही सब है बस। आगे 80, बहुत बढ़िया। जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। क्या कर रहा है ये? जोड़ नहीं पा रहा बेटा? तो जोड़ना जल्दी। हाँ जी, ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3। समझ में आई बात? अब बोलो N1V1 0.5 इंटू 100 ml प्लस 0.7 इंटू 20 ml बराबर 0.8 इंटू V3। फाइंड करना है उसका। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 50, है ना। ये हो गया 50 प्लस 14 बराबर 0.8 V3। तो ये कितना हो गया? 64 डिवाइडेड बाय 0.8, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। तो 8 8 जा 64। ओहो, 8 8 जा 64। 8 इंटू 10 आंसर आ गया 80 ml बराबर V3। समझ गए? अब बोलो कोई टफ है ये? है, एकदम सड़ी हुई चीज है। अब ऐसा दे देता कि मैंने पहले NaOH लिया, है ना, ऐसा बोल देता कि मैंने पहले NaOH लिया, इसका बैक टाइट्रेशन, इसका टाइट्रेशन करने के लिए मैंने H2SO4 लगाया। ठीक है, बताओ एंड पॉइंट आ गया, क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। N1V1 इक्वल टू, ये पिछले साल का टाइट्रेशन है। ठीक है, जो तुम डेटा रट रट के जाते थे ना, ये वही है। ठीक है, अब बोल रहा है ज्यादा गिर गया H2SO4, तो अब क्या करना पड़ेगा? ऊपर से KOH डाल दिया। अब बताओ एंड पॉइंट आया, तब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। समझ में आ गया कैसे करना? कर लोगे? चलो हेडिंग डालेंगे भैया, ये टाइट्रेशन रेडॉक्स खत्म। इसका अंत नहीं है, अभी क्वेश्चन आपको खुद लगाना, मैंने केवल मोटिवेट किया है, थोड़ा सा पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। किसी को रेडॉक्स की मॉड्यूल चाहिए हो तो हमारे पास बता देना, हमारे पास अगर पड़ी होगी तो हम दे देंगे, नहीं तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, नहीं तो आप 1-2 दिन का टाइम देंगे तो हम प्रिंट आउट करके दे देंगे। लेकिन आप लगाना शुरू करो। मैं आज एक काम करूंगा, ऐप पे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल ही दूंगा, सॉफ्ट कॉपी तो एटलीस्ट डाल ही दूंगा। तो एटलीस्ट आप लगाना शुरू करो रेडॉक्स टाइट्रेशन के सवाल, थोड़े बहुत। बहुत इजी, टफ है क्या कोई? नहीं, टेस्ट में नहीं आएगा, मगर ये इजी है ना, कर लोगे ना। हाँ, जेई नीट के लिए अच्छा है। चलो, और इससे दिमाग भी खुलता है ना, एक्सरसाइज जरूरी दिमाग की। लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इस पे क्वेश्चन बनते रहता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक चैप्टर था पिछले साल हाइड्रोजन नाम का, जिसको सिलेबस से हटा दिया गया था, उस चैप्टर का है ये। ठीक है, एक ही चीज वहां काम की थी और दूसरी चीज थी हार्ड वाटर। तो ये पढ़ लो आज, हार्ड वाटर किसी दिन पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो आओ हेडिंग डालेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखेंगे V, सिंबल लिखेंगे V। ठीक है, लिखेंगे भैया 2H2O
2, 2H2O2 gives 2H2O plus O2, 2H2O plus O2। ये रिएक्शन है, गर्म करोगे तो टूट जाएगा। H2O2 हाईली मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लाइट वाइट के प्रेजेंस में बहुत आसानी से O2 में टूट जाता है। ठीक है, लिख लिए रिएक्शन। लिखेंगे होता क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ is the volume strength is the volume of O2 in liters, volume of O2 in liters produced by 1 liter of H2O2 solution, 1 liter of H2O2 solution at STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, मार्जिन के ऊपर लिखेंगे अलग से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस at STP is equal to 22.7 liters। 22.7 एक्चुअल में 22.7 होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे यूजुअली टेकन एज कितना, 22.4 लीटर्स। ठीक है, होता एक्चुअल बाय डेफिनेशन 22.7 है। एसटीपी एनटीपी एग्जैक्टली सेम नहीं होते, थोड़ा सा प्रेशर का अंतर होता है। ठीक है, तो 22.7 लीटर होता है, मगर हम लोग लेते 22.4 ही है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, अभी क्या मतलब है, फिर से पढ़ो डेफिनेशन को नीचे आके। द वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एट एचटीपी। अभी मैं बोल रहा हूं मेरे पास में 10V H2O2 सॉल्यूशन है, 10V H2O2 सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है, 1 लीटर H2O2, अरे यार बार बार ऐसे लिखा जाता है, H2O2 सॉल्यूशन से क्या प्रोड्यूस होगा, 10 लीटर O2 एट HTP। मैं लिख दूं मेरे पास 20V H2O2 है, इसका क्या मतलब है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, पानी में घुला हुआ 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन है। जब इसको HTP पे ले जाएंगे तो क्या देगा, 20V है, यानी 20 लीटर O2 एट HTP। समझ में आया? मैं लिख दूं 25V H2O2, बताओ क्या होगा, 1 लीटर से 25 लीटर O2 एट HTP। एकदम सारी सी चीज है, समझ में आ गया? ये 2 एग्जाम्पल लिखो तो समझने के लिए कि 10V, यहां ये वाला लिखेंगे 10V और ये 20V। 10V और 20V का क्या मतलब होता है, 11.2V H2O2 1 लीटर सॉल्यूशन से क्या, 11.2 लीटर O2 एट HTP। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। 50V H2O2 नहीं लिखना, नहीं बताओ 50V H2O2 का क्या मतलब है, 50 लीटर O2 फ्रॉम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन एट HTP। ठीक है, लिखेंगे भैया 4 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखेंगे 4 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, एकदम गोबर सवाल है। 4 लीटर ऑफ H2O2 solution produces 50 liters of O2, produces 50 liters of O2 at HTP, at HTP. Volume strength of H2O2 is, बाकी लोग को कर ले दो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से, बाकी लोग भी। आ गया? क्या है, सड़क सवाल है। 4 लीटर से कितना आ रहा है, 50 लीटर, तो 1 लीटर से कितना आएगा,
50/4 यानी 12.5। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 लीटर सॉल्यूशन से जितना O2 आ जाए दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बोलो क्या होगी? 12.5 V। समझ में आया सबको? एकदम ऐसे में सीख, ये चेक करने के लिए था कि आप समझे कि नहीं समझे। हो जाएगा। अगला सवाल लिखेंगे भैया, फाइंड m/v%। फाइंड m/v सड़ाने लगा, आप देखो है ना। फाइंड m/v% ऑफ m/v% ऑफ 10V H2O2 solution, 10V H2O2 solution, 10V H2O2 solution. Find m/v percentage of 10V H2O2 solution. m/v percentage of 10V H2O2 solution. लगाओ दिमाग, क्या क्या दिया है पहले ये पता लगाओ क्या दिया है, फिर ये पता लगाओ क्या निकालना है। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, फिर डिस्कस करेंगे। अब आओ चलो, आओ चलो देखो। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। चलो आओ देखते हैं, आओ देखते आओ। बहुत बढ़िया, चलो आओ, चलो आओ भाई, करें है ना, करें। कितना बच्चा हर साल आ गया क्या? बिल्कुल नहीं आएगा ना। क्या दिया है सवाल में, पढ़ो। 10V H2O2 सॉल्यूशन, 10V H2O2 सॉल्यूशन का क्या? अरे यार H2SO4, परेशान हो गया हूं जब से। H2O2 सॉल्यूशन, 10V H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से 10 लीटर O2 एट HTP। ये बात सब इतना ही सिखाया है, ये सबको आ गया। तुम लोग सही चल रहे हो, टेंशन क्या है ना। m/v% का फॉर्मूला क्या है बोलो? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। H2O2 के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन होगा? H2O2 होगा। शक्कर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन होगा? शक्कर। तो H2O2 के सॉल्यूशन में आ गया मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन m/v परसेंटेज है, क्या मिलेंगे? ml। 1 लीटर सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, हल्ला नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना? 1000 ml। ये यहां पुट कर दिया 1000 ml इंटू 100। अब केवल एक चीज चाहिए मेरे को, वो है मास ऑफ H2O2। अब इसके लिए मैंने सबसे शुरू में एक रिएक्शन लिखा है आपको, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। ठीक है, अब ये बैलेंस है क्या रिएक्शन? सबसे पहले देखो, है बैलेंस करके ही लिखा है मैंने, बैलेंस है। इसका क्या नजर आ रहा है? 2 मोल। इसका क्या नजर आ रहा है? 1 मोल। अब HTP, O2 तो गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP 22.4, 4 ही ले लेते हैं, 3 के आसपास आएगा आंसर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, अच्छा H2O2 का मोलर मास निकालते हो। मोलर मास 2 ऑक्सीजन का 32 और प्लस 2 कितना आ गया? 34 ग्राम पर मोल। ये 1 मोल का मास है, मेरे पास 2 मोल है, 2 इंटू 34 68 ग्राम। अब इत्मीनान से देखो, 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 बन रहा है, या 68 ग्राम H2O2 से 22.4 लीटर O2 बन रहा है, या 22.4 लीटर O2 बनाने के लिए 68 ग्राम H2O2 चाहिए। सवाल में कितना दिया है देखो, 10 लीटर O2 है ना। 10 लीटर के लिए कितना चाहिए बना सकते? इसको कहते हैं स्टाइशियोमेट्री। अब कैसे करते हैं मैं सिखा रहा हूं, देखो ये समझ में आया। स्टाइशियोमेट्री का सबसे पहला स्टेप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना।
उसके बाद जिसके बारे में बात करनी है, O2 मेरे को दिया है और मेरे को H2O2 के मास की रिक्वायरमेंट है, उनका बारे में मैंने लिख दिया। H2O के बारे में मैंने नहीं लिखा क्योंकि ना मेरे को पूछा है ना दिया है। मैं तुमसे पूछूंगा हाउ आर यू, जवाब क्या होगा? आई एम फाइन। ये थोड़ी दोगे मैं अवंती विहार में रहती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमसे? नहीं पूछ रहा हूँ ना। तो जो पूछ रहा हूँ किसके बारे में बात हो रही है? H2O2 और O2, इसके बारे में बात नहीं हो रही, इसको हटा दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिख रहा है, इक्वेशन में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 मोल यानी 22.4 लीटर, 2 मोल यानी 68 ग्राम। उसके बाद हम लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है 10 लीटर और इसका मास मेरे को चाहिए वहां पुट करने के लिए, तो इसकी मदद से ये चाहिए, तो हम एरो लगाते हैं। देख लो अच्छे से जो लोग नहीं। और कहां से लिखना शुरू करते हैं? पूछ से या हेड से? बाप सब भूल गए। पूछ से लिखना शुरू करते हैं, पीछे से। तो पीछे से क्या लिखेंगे अपन कि 22.4 लीटर, अरे चलना यार, 20, गुस्सा हो गया, 22.4 लीटर O2 के लिए मेरे को क्या चाहिए बताओ? 68 ग्राम H2O2 चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अब बताओ 1 लीटर O2 के लिए 68 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम क्या चाहिए? H2O2। अब सवाल में कितना लीटर दिया है O2 का? 10। तो अगर 10 लीटर O2 प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है कितना रहा होगा? 68 इंटू 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 ग्राम्स ऑफ क्या? H2O2। समझ में आया? यहां से H2O2 का मास निकल जाएगा, ग्राम है ना, मास है, ये मास निकाल के ऊपर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये समझ में आया क्या किया लास्ट में? चलो कोशिश करो, धीरे धीरे बनेगा। इसको स्टाइशियोमेट्री बोलते हैं। फिर से बता दूं, पानी पी लेता हूं, है ना, थक गया मैं। क्या नहीं समझ में आया बता? एनटीपी एचटीपी पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4। यहां 1 मोल है, ये दिख रहा है ना, इसका वॉल्यूम लिख दिया 22.4। H2O2 के 1 मोल का मास होता है 34, 2 मोल है, 34 इंटू 2 68 हो गया। 68 ग्राम से 22.4 लीटर, या 22.4 लीटर के लिए 68 ग्राम। तो क्वेश्चन में 10 लीटर दिया है देख, तो 10 लीटर के लिए कितना लगेगा ये निकालेंगे, मास आ जाएगा, ऊपर पुट कर देंगे। समझ गया? चलो नोट करो और सॉल्व करो जल्दी से। आया क्या? बहुत गंदा गंदा कैलकुलेशन करने लगते हो यार तुम लोग। 3.03, हाँ वही 3% के आसपास। न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रोज ही मैं 11 सवा 11 बजे खाली हो जाता हूँ। सुबह 11:30 मान के चलो, ठीक है, 11:30 से लेकर के 1 बजे तक तो मैं रोज ही रहता हूँ, और टीटीएस में मैं 2 सवा 2 बजे तक रहता हूँ। तो आप एक दिन पहले मेरे को कॉल कर लो, या मैसेज, कॉल मत करो, मैसेज कर लो सबसे बढ़िया, कि सर मैं कब आऊँ अगले दिन। और अगर आपसे नहीं बन रहा है सवाल तो आप आके बैठ जाओ, यहीं बैठ के बनाओ। आप मानो चाहे नहीं मानो, टीचर सामने बैठे रहता है, सवाल अपने आप लगने लगता है, ये होता है ऐसा, है ना। तो आप यहीं बैठ के बनाओ, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो, अपन बैठ के पढ़ेंगे साथ में। जहां फंसोगे वहां मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको आना पड़ेगा, है ना। आ जाओ। अगर आप सुबह में नहीं आ सकते हो तो MWF में मेरी 5 बजे क्लास खत्म हो जाती, 3 से 5 है दूसरा 12th का बैच। 11th का बैच अभी तक आया नहीं है, वो तो पेपर दे रहे हैं बेचारे 10th वाले। तो जब आएगा तब तक 1-1.5 महीना, 1 महीना करीब खाली हूं मैं, तो उस समय आके पढ़ लो, है नहीं। तो ऐसे अगर आप आके अपना करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। यहीं अगर कोई चाहते हो कि नहीं सर हम घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ बैठ के खुद पढ़ो, मैं क्लासरूम खोल दूंगा, खुला रहता है क्लासरूम, खाली रहता है दिन भर, तो आप यहाँ बैठ के पढ़ लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, पढ़ो बस, है नहीं। फिर भी नहीं बनेगा तो अब वो जैसे 1-2 लोगों के साथ हुआ, नहीं बन रहा था पहले, बैठे 1-2 सवाल बनाए, फिर बनने लगा धीरे धीरे।
कभी कभी घर में मन भी नहीं करता बनाने का, है ना, तो यहाँ आ जाओ, पढ़ लेंगे साथ में, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बढ़ो बस। क्वेश्चन लिखेंगे भैया आगे। आंसर 3% सबका 3% के आसपास आया होगा, एग्जैक्ट 3 नहीं आया होगा, 3 पॉइंट। मैं नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन, चल जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, एक तो होमवर्क करके लाएंगे। फाइंड मोलैरिटी कैपिटल M निकालना है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20V, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20V H2O2 सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20V H2O2 सॉल्यूशन। कल का टेस्ट ऑफलाइन है, यहीं आके देना है सुबह 8 बजे, ठीक है। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक टेस्ट होगा। आप कितना ही लेट आते हो आपकी प्रॉब्लम है, 9 बजे मैं OMR शीट छीन लूंगा, ठीक है। बल्कि आप 5 मिनट पहले आ जाओ, ज्यादा अच्छा है टाइम के। मैं भी आ जाऊंगा, मैं 10 मिनट पहले आ जाऊंगा इस बार। पूरा का पूरा टेस्ट ऑफलाइन होगा। और सुन लो मेरी बात, जो टेस्ट सुबह 8 से 9 नहीं देना चाहता है वो शाम के 5 से 6 दे सकता है, लेकिन उसको 9 से 10 क्लास के लिए आना ही पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन है, सुबह सब एक साथ आ जाओ, दे दा के निपट लेंगे, ठीक है। चलो भैया छुट्टी। हाँ।